हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 22 नवंबर 2022 एंड आज सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। पहला मुद्दा है रिगार्डिंग परमानेंट कमीशन, जो वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग परमानेंट कमीशन है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ बातें डिस्कस करी हैं राइटर ने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा होगा हमारा मुद्दा क्वासी जुडिशियल बॉडीज के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। और तीसरा हमारा मुद्दा है फायर प्रूफिंग इंडिया फ्रॉम ग्लोबल टर्बुलेंस। अगर ग्लोबली कुछ भी इश्यूज आते हैं, इंडिया कैसे उसके साथ टैकल करना चाहिए। यहाँ पे 2 मेजर टेक्निक्स की राइटर ने बात करी है, उनको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। एक देखो, मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपके साथ जो ड्राफ्ट बिल है ना डेटा प्रोटेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, उसको डिस्कस करूंगा। पर देखिए, मैंने नोटिस किया कि ये ना मुद्दा दरअसल में काफी एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा यूट्यूब के ऊपर ही, जो आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर ना इसकी ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या उसके अंदर पॉजिटिव्स बताए जा रहे हैं, क्या नेगेटिव बताए जा रहे हैं, तो पूरी होलिस्टिक डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है ना। दरअसल में क्या था, एडिटोरियल के अंदर ना थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें डिस्कस नहीं थी। तो व्हाट आई डिसाइडेड इसकी मैं अलग से उसको एक वीडियो बना के आपके साथ पूरा होलिस्टिक डिस्कशन हो जाएगा, तो 360 डिग्री एक व्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। उससे पहले कोट ऑफ द डे। आज की कोट ऑफ द डे है, सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट इज अबाउट द डिफरेंस यू मेक इन लाइव्स ऑफ पीपल, ठीक है ना। मिशेल ओबामा, आप सभी जानते हो, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, बराक ओबामा जी, उनकी वाइफ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेडी की तरह सर्व किया हुआ है उन्होंने। तो ये क्या कहती हैं कि सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक। बहुत सारे लोग ना, आप लोगों ने देखा होगा, अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, बट क्या वो लोगों की जिंदगी के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? बहुत उसमें ना इश्यूज आते हैं, मैं समझाता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखो, जो बहुत सारे, जैसे आप विजय माल्या का केस ले लो, ठीक है, नीरव मोदी ले लो, मेहुल चौकसी, इस तरह के बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स हैं। क्या इन्होंने पैसा नहीं बनाया अपनी जिंदगी के अंदर? नहीं, पैसा तो बहुत सारा कमाया, पर शायद लोगों की जिंदगी के अंदर डिफरेंस कभी क्रिएट नहीं कर पाए, ठीक है ना। और उसका क्या किया, उसका पैसे का जो कमाया था वो पैसा लेके कहीं और भाग गए, राइट। तो सक्सेस का मीनिंग हमें ना अपनी डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। अक्सर हम देखते हैं कि अच्छा, वो इतना पैसा कमा रहा है, उसको देखते हैं कि हाँ, ये बंदा सक्सेसफुल है, बट नहीं। क्या अगर आप जब तक किसी की जिंदगी में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करोगे, तब तक शायद आप सक्सेसफुल नहीं हो। अगर ऐसी सोचोगी ना, तो ओवरऑल हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। आप देख लो, जैसे आप गांधी जी का एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। चाहते तो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते थे, ठीक ठाक पैसा कमा सकते थे, पर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं लोगों की लाइफ के अंदर एक चाहता हूँ, क्या, इम्पैक्ट क्रिएट करना, राइट। तो वो सारी चीजें होती हैं कि लोगों की जिंदगी में अंदर कितना आप डिफरेंस लेकर आ पाए हो। देखो, आप सभी, मुझे पता है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, या जो भी आप अपनी मनपसंद सर्विस पाना चाहते हो, ठीक है। पर आपका ना गोल ये नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए लोगों की जिंदगी के अंदर एक डिफरेंस लेके आना, एक इम्पैक्ट लेकर आना, ठीक है ना। अगर आपने सोच लिया कि मेरा बस आईएएस आईपीएस बन गया, अब मैं सक्सेसफुल हूं, नहीं। सक्सेस ये मैटर करेगी कि आपने लोगों के अंदर कितने लोगों को आपने उनकी एक बेहतर जिंदगी देने में एक कोशिश करी है, ठीक है। आप देख लो, कोविड 19 पेंडेमिक का टाइम, ठीक है। कोविड 19 पेंडेमिक के टाइम पर कितने लोग आए, ठीक है, जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस लोगों के अंदर, जिंदगी के अंदर कंट्रीब्यूट किया। बहुत सारे हमारे जो उस टाइम पे माइग्रेंट्स चल रहे थे, अपने घरों की तरफ वापस जा रहे थे, बहुत सारे लोग इनकी हेल्प करने को आए, ठीक है। हो सकता था कि उनके पास पैसे इतने ज्यादा ना हो जिन्होंने इनकी हेल्प करी, पर फिर भी उनका इंटेंशन अच्छा था। आप देख लो, जैसे सोनू सूद का आप जानते हो, ठीक है ना। मेरे खुद के अपने ना कुछ नॉन सोर्सेज है, उन्होंने मुझे बताया कि इनका काम बहुत ही ज्यादा अच्छा था। देखो, एक्टर वो भले ही जितने अच्छे हों बुरे हों, आप वहां पे डिबेट कर सकते हो, पर जो इनका कंट्रीब्यूशन था, जो लोगों के अंदर जिंदगी के अंदर इम्पैक्ट था ना, दैट मेड हिम वेरी मच सक्सेसफुल पर्सन। उसी तरह से आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारे इंडिया के अंदर स्कैम्स हुए हैं, ठीक है, चाहे आप 2G स्कैम देख लो, कोल स्कैम देख लो, या फिर आप कॉमनवेल्थ गेम्स के कॉरस्पॉन्डिंग स्कैम्स देख लो। तो स्कैम्स वाले जो लोग थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर पैसा तो कमा लिया, पर ये दूसरा पार्ट वो भूल गए। एंड इस वजह से हुआ क्या, ये आज तक हम इनको एक नेगेटिव सेंस में देखते हैं, ठीक है ना। तो सक्सेस ये नहीं है कि पैसे कितने कमा लिए, सक्सेस उससे कहीं ज्यादा होती है। ये चीज हमें सोच नहीं पाई जाएगी। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, पैसा कमाने के लिए क्या करती हैं, पैसा कमाने के लिए इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दिया, कुछ लोकल लोगों की हेल्थ खराब कर दी, ये सारी चीजें करती हैं, बिल्कुल। तो क्या ये कंपनी अगर प्रॉफिट कर भी लेगी, तो क्या ये अच्छी कंपनी हुई? आंसर इज नो। अच्छी कंपनी वो है जो लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करे, जो हमारा सीएसआर एक्टिविटीज होती है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी चीजें हमें करनी चाहिए कहीं ना कहीं। तब हम मान पाएंगे कि अच्छा, ये कंपनी सक्सेसफुल है, ये कंपनी सक्सेसफुल नहीं है।
तो सक्सेस का जो पैरामीटर है या सक्सेस का जो बेंचमार्क है, हमें उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे और वही डिटरमिन करेगा हम एज अ सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई होप आपको ये कोट अच्छे से समझ आई होगी। अब चलते हैं हमारे पहले एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है, परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। इसको आप जीएस पेपर 1 के इस कंपोनेंट के साथ, ये जनरल स्टडी पेपर 2 के वेलफेयर स्कीम वाले कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो अभी ना, वैसे तो परमानेंट कमीशन का ये मुद्दा कई सालों से चल रहा है, पर अभी थोड़ा न्यूज इसलिए थी कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने गवर्नमेंट को बोला है कि जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स थी वुमेन, उनको एक तरह से उनको परमानेंट कमीशन देना कंसिडर किया जाए। देखो पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि परमानेंट कमीशन है क्या और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है। देखो अभी तक क्या था, अभी तक ये चीज थी कि अगर फीमेल ऑफिसर्स है ना, तो वो कैसे आएंगी, वो उनके लिए होगा क्या, शॉर्ट सर्विस कमीशन, और उसका टेन्योर क्या होता है, 10+4 साल। बेसिकली वुमेन ऑफिसर्स के लिए अगर उनको कंट्रीब्यूट करना है यहाँ पर आर्म फोर्सेस के अंदर, तो वो होता था 10+4 ईयर्स के लिए, मतलब 14 साल के लिए मैक्सिमम वो कर सकते थे। तो जो परमानेंट कमीशन वाली चीज है ना, वो वुमेन को अवेलेबल नहीं थी। मतलब क्या कि ये सिर्फ कितने सालों के लिए कर सकती थी, 14 सालों के लिए मैक्सिमम। 14 सालों के बाद इनको क्या करना होता था, ऑप्ट आउट करना होता था। ऐसा नहीं है कि जब तक रिटायरमेंट हो ना हो, रिटायरमेंट आप जानते हो ठीक है ना, अब 14 साल में थोड़ी ना होती है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तो बाद में होती है। तो रिटायरमेंट तक ये सर्व नहीं कर सकती थी, पहले ये चीज होती थी। तो अगर कोई पर्सन रिटायरमेंट तक सर्व करना चाहे, उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट कमीशन। बेसिकली आपका रिटायरमेंट तक अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के अंदर अपना करियर कंटिन्यू करो, उसको बोलते हैं परमानेंट कमीशन। पर वुमेन के लिए काफी लंबे टाइम तक ये परमानेंट कमीशन अवेलेबल ही नहीं था, कि बेसिकली वो रिटायरमेंट तक कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। उनको क्या करना होता था, 10 या मैक्सिमम 14 सालों के बाद यहाँ से ऑप्ट आउट करना पड़ता था एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये एक इशू था, सिर्फ और सिर्फ मेल को दिया जाता था परमानेंट कमीशन कि आप रिटायरमेंट तक कंटिन्यू करो, फीमेल तक नहीं दिया जाना था, ठीक है ना। पर इसको फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को चेंज किया, तो अभी हमारे यहाँ पे परमानेंट कमीशन आ चुका है वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग भी, ठीक है। बट राइटर ये बात कर रहे हैं कि ऑल्दो ये चीज हो चुकी है, इतना लंबा चौड़ा स्ट्रगल रहा, ठीक है, कि वुमेन के लिए भी परमानेंट कमीशन हो, पर अभी भी कुछ इश्यूज हैं, अभी भी और प्रोग्रेस इस टाइम के अंदर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करी गई है और सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था, जो मैंने आपको समझाया। अब ये जो परमानेंट कमीशन इनको मिल गया है, इसके साथ कुछ बेनिफिट्स आए हैं। वो बेनिफिट्स क्या है, जैसे देखो पहले क्या था, एक तरह की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती थी, राइट, कि आर्म फोर्सेस सिर्फ मेन के लिए हैं। अब नहीं, अब परमानेंट कमीशन वुमेन को भी मिल गया है, तो उसकी बेसिस पे क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में कमी आएगी। ऊपर से आप देखो 14 साल के बाद ना वुमेन को ऑप्ट आउट करना ही करना है, चाहे वो कितनी मर्जी फिजिकली फिट हो, चाहे उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो, पर शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर उनको 14 साल के बाद ऑप्ट आउट करवा दिया जाता था। पर अब देखो, अब 14 साल के बाद भी वो कंटिन्यू कर सकेंगी, राइट, अपनी रिटायरमेंट तक वो आर्म फोर्सेस को अपनी सर्विस दे पाएंगी। तो इसके बेसिस पे ना, जब वो लंबे टाइम तक जॉब करेंगी, ये जॉब रेदर आई शुड से सर्विस, ठीक है, जॉब आर्म्ड फोर्सेस को जॉब नहीं बोलना चाहिए, तो लंबे टाइम तक जब वो इस पर्टिकुलर चीज में कंटिन्यू करेंगी, तो आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिकली वो बेटर हो पाएंगी, बिल्कुल हो पाएंगी। कई बार क्या होता था ना पहले, कि 10+4 साल शॉर्ट सर्विस मिशन में काम किया, उसके बाद क्या, हाँ आगे, उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाते थे, ठीक है, कहीं और जॉब नहीं मिली मान लो। तो अब क्या हो गया है, अब मान लो वो रिटायरमेंट तक कंटिन्यू करती हैं, तो उनकी जॉब सिक्योरिटी बढ़ गई है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, नए नए प्रावधान आ गए हैं ताकि वो कंटिन्यू कर पाए, इकोनॉमिकली अपने आप को और बेहतर कर पाए। साथ ही साथ जब ये देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि इनके लिए भी परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है, तो एक तरह से क्या है, वुमेन और मेन को हम इक्वालिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस बेसिस पे क्या होगा, जब हमारे देश की महिलाएं ना बहुत सारी और महिलाएं को देखेंगी कि वो भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, तो उनका मोराल भी बूस्ट होगा, तो ओवर द टाइम वो भी और लोग और महिलाएं हमारी इस पर्टिकुलर सेक्टर में आने लगेंगी, एक तरह से वो भी सर्व करने लगेंगी इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर आप देखो ना, तो इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप नोटिस करो, तो सिर्फ 3% है आर्म्ड फोर्सेस के, इंडियन आर्मी के अंदर वुमेन ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3%, अगर हम मेडिकल कॉप्स को हटा दें। बाकी यूएस में 16% है, 15% है, तो बाकी जगह में अच्छा खासा है, मतलब 15% भी ऑल तो कम है, बट कंपेरिजन करें इंडिया के साथ जहां सिर्फ 3% है, तो कंपेरेटिवली बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी आप एक चीज नोटिस करो, इंडियन जो राज्यसभा के अंदर ना एक मिनिस्टर ऑफ जो डिफेंस के स्टेट मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बोला था कि इंडिया में क्या है, 7,000 से भी ज्यादा ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। अब जैसे हमने परमानेंट कमीशन दिया है वुमेन को, तो ये जो गैप है, ये जो 7,000 ऑफिसर्स की कमी थी या उससे भी ज्यादा की, उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं परमानेंट कमीशन के ऑफ वुमेन के,
ठीक है। बहुत सारे देखो वुमेन की इंपावरमेंट जो हम बात कर रहे हैं ना, इससे बढ़िया वुमेन एम्पावरमेंट और क्या हो सकती है, ठीक है ना, कि महिलाएं भी हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, राइट। सिर्फ मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वुमेन भी साथ साथ आ रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, राइट। पर इसके साथ ही साथ ना कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड है। वो चैलेंजेस क्या है? देखो पहला तो है यही कि स्क्यूड जेंडर रेशो। आप एक चीज नोटिस करो कि जैसे ही महिलाएं मान लो आर्म फोर्सेस के अंदर जाती हैं, वो क्या नोटिस करती हैं? वो यही नोटिस करेंगी ना कि यहाँ तो सारे ही सारे मैन हैं, राइट। तो जो 3% वाला नंबर मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ 3% महिलाएं हैं, तो एक काफी एक तरह से डेटरेंट बन जाता है महिलाओं के लिए कि यहाँ पे तो महिलाएं की एंट्री बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें एज अ डेटरेंट बन जाती हैं। बाकी दूसरा हो सकता है वर्क लाइफ बैलेंस का। देखिए अब जो आर्म फोर्सेस की सर्विस है वो काफी डिमांडिंग सर्विस है, काफी चैलेंजिंग सर्विस है। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी जगह पे भी जाना पड़े जहाँ पे हमेशा बारिश ही होती रही हो, हमेशा स्नोफॉल ही हो रहा हो, ये बहुत ही गर्मी हो, ठीक है ना। हम और इसका तो कोई टाइम नहीं होता, ठीक है ना, कोई 9 to 6 जॉब तो है नहीं, ठीक है। आपको किसी भी टाइम पे काम करना पड़ सकता है। तो कई बार हो सकता है कि जैसे हम कई बार सोचते हैं ना कि महिलाओं का काम थोड़ा डोमेस्टिक केयर वर्क के कॉरस्पॉन्डिंग भी आ जाता है, तो वो चीज को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपकी आर्म फोर्सेस की जॉब हो। समझ पा रहे हो? आप देखो इंडिया थोड़ा पैट्रियार्कल सोसाइटी, आप सभी जानते हो। तो जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, वो किसके ऊपर मानी जाती है? वो आ जाती है मदर के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर एक मदर आर्म फोर्सेस में सर्व कर रही है एंड साथ ही साथ चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो काफी डिफिकल्ट हो गया ना दोनों को मैनेज करना। तो उस वजह से ये भी एक मेजर इशू रहता है। इसके साथ ही साथ देखो, वुमेन को ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रोल्स के अंदर अब एंट्री है। ऑल्दो हमने इस चीज को अलाउ कर दिया है, पर अभी भी कॉम्बैट रोल्स जो बिल्कुल ना आगे जाके जो रोल्स होते हैं, बिल्कुल वॉर वाली सिचुएशन के रोल्स होते हैं, उनमें से जैसे इन्फेंट्री हो गया, ये आर्टिलरी हो गया, शिप सबमरीन्स, यहाँ पर अभी भी कॉम्बैट रोल्स अलाउड नहीं है। तो कुछ जगह पे हमने एक्सेप्ट जरूर किया हुआ है, पर कुछ जगह पे अभी भी ये चीज अलाउड नहीं है कॉम्बैट रोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग। उसके साथ ही देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप आज भी है, ठीक है। ये वही जो मैंने आपको बताया था ना, जो पैट्रियार्की से ये चीज बनी आ रही है। दरअसल में देखो, ये ना मुद्दा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ने पता क्या बोला? जब उस टाइम पे जब परमानेंट कमीशन को की बात चल रही थी कि नहीं देना, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि, या इवन कॉम्बैट रोल्स में के अंदर बात कर रही थी, गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि वुमेन ना साइकोलॉजिकली सॉरी फिजियोलॉजिकली अनफिट है, ताकि वो चीजें काम कर पाए आर्मी के अंदर इस तरह से। गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि देखिए कि जो प्रेगनेंसी हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, फैमिली हो गया, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मुश्किल हो जाएंगी वुमेन के लिए। ऐसा गवर्नमेंट का व्यू था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया कि ये तो आपका पैट्रियार्कल माइंडसेट दिखाता है। ऐसा नहीं है कि वुमेन अनफिट है, वुमेन अगर चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा नहीं है कि वो आर्म फोर्सेज में सर्व नहीं कर सकती, कॉम्बैट रोल में नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया साथ ही साथ, ठीक है ना, ये भी एक इशू रहता है कहीं ना कहीं। तो इसके अलावा भी देखो एक ना छोटा सा पॉइंट है, बायोलॉजिकल लिमिटेशंस के बारे में राइटर बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर समझने की बात करना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वुमेन वीक है, ठीक है, नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। बट थिंग इज कि यहाँ पे राइटर क्या बोल रहे हैं कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं मेल के लिए और फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं फीमेल के लिए, थोड़े अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, रिसर्च ने ऐसा पाया है कि जो वुमेन की स्ट्रेंथ होती है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, वो कंपेरेटिवली मेन के कंपेरेटर में थोड़ी सी कम होती है। उसके साथ ही एरोबिक कैपेसिटी, ये भी वुमेन में थोड़ी कम होती है। तो कुछ ना फिजिकली या बायोलॉजिकल लिमिटेशन हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाती है, ऐसा रिसर्च बोलती है। तो ये भी एक तरह का चैलेंज उभर कर आ जाता है वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक मुद्दा देखो हमेशा उठा है कि क्या जो जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड मेन के और फिजिकल स्टैंडर्ड वुमेन के, अगर वो आर्म्ड इसमें आ रही हैं, तो क्या वो सेम होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? कहने का क्या मतलब कि फिटनेस लेवल मेन का सेम होना चाहिए एज कंपेयर टू वुमेन, या फिर वुमेन को कुछ अलग से हम ट्रीटमेंट दें? तो यहाँ पर काफी बार क्वेश्चन उठ जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, मेन और वुमेन अलग अलग हैं, तो इनका देखो क्योंकि यहाँ पे अपर बॉडी स्ट्रेंथ और ये सारी चीजें भी अलग हैं, तो इनके स्टैंडर्ड्स अलग हों, ताकि डिसाइड किया जाए कि फिजिकली वो वीक है या स्ट्रांग है, राइट। या फिर दूसरा एक व्यू बोलता है कि नहीं, इनके लिए सेम पैरामीटर्स रखो, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस को सर्व करना है ना, तो फिटनेस लेवल जेंडर के बेसिस पे डिसाइड ना हो, वो सबके लिए सेम हो। तो ये एक काफी मेजर मुद्दा बन जाता है कि कैसे ये चीज डिसाइड करी जाए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं, सबके लिए सेम हो, ठीक है, सेम क्राइटेरिया हो, कि अगर मेन के लिए फिटनेस लेवल भी इतना है तो वुमेन के लिए भी सेम फिटनेस लेवल ही होना चाहिए। उसके अलावा देखो और क्या किया जा सकता है, और ये किया जा सकता है कि जेंडर स्पेसिफिक राइट्स लेके आए, जैसे कि मेटर्निटी लीव्स हो गया, चाइल्ड केयर लीव्स, इस तरह की चीजें वुमेन को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। मैरिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, हमारा
बट ये रिजर्वेशन चीज नहीं होनी चाहिए, एज इन रिजर्वेशन इन द सेंस कि वुमेन को भी रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वुमेन के लिए ओपन जरूर करो, ठीक है ना, यहाँ पे ये राइटर का ये पॉइंट है कि वुमेन के लिए ओपन जरूर करो, पर इक्वल ग्राउंड्स के ऊपर ओपन करो, कि अगर वो मेन और वुमेन आपस में साथ में compete कर सकते हैं तो वो चीज हो सकती है, ठीक है। तो ये राइटर का व्यू पॉइंट था, इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हो कई पॉइंट्स है डेफिनेटली। उसके साथ ही साथ प्रॉपर ना इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी नहीं है वुमेन सोल्जर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो हमने देखा ना एक तरह का एटीट्यूड, जो पैट्रियार्कल एटीट्यूड देखा, जिसमें बोला गया कि नहीं वुमेन वीक है, वुमेन अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, वुमेन फिट नहीं हो पाएगी, तो वो पैट्रियार्कल एटीट्यूड हमें छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ एक तरह से हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका कोडिफाई करना पड़ेगा। देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। दरअसल में ना यूएस मिलिट्री की अगर बात करें तो वहां पर ना जेंडर रिलेटेड क्राइम्स या जेंडर रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं बहुत ज्यादा हैं। कहने का क्या मतलब, एक तरह की वहां पे डिसिप्लिन के रिगार्डिंग इश्यूज हैं, कि अगर मेन और वुमेन साथ में काम करते हैं ना तो कुछ जेंडर रिलेटेड क्राइम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब इंडिया में भी देखो ये चीज हो रही है कि मेन और वुमेन आ रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे ताकि इस तरह के क्राइम्स वुमेन के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। तो परमानेंट कमीशन देना देखो अच्छी बात है डेफिनेटली, ठीक है ना, वुमेन को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो भी अब आ गया है, राइट। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जाते हैं। क्या हम चाहते हैं कि वुमेन और मेन सेम ग्राउंड पे compete करें, या फिर मेन के लिए अलग प्रावधान हो कुछ और वुमेन के लिए अलग प्रावधान हो, क्योंकि उनके थोड़ा जो स्ट्रेंथ हो गया या एंडोरेंस हो गया वो थोड़ा सा अलग होता है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। राइटर का थोड़ा व्यू पॉइंट मानना है कि इक्वालिटी हो, दोनों के लिए सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के। अगर मेन के लिए फिटनेस फिजिकल फिटनेस का बार जो यहाँ पर है तो वुमेन के लिए भी सेम हो, कंसिडरिंग द आर्टिकल्स 14, 15 एंड 16, इस पे बेसिस पे होना चाहिए। और ओवरऑल हमें आर्म्ड फोर्सेस में भी कुछ अपनी पॉलिसीज को रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि इंश्योर किया जा पाए कि हम बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करें, ये चीज पे ना देखें कि मैन है या वुमेन है। तो ये यहाँ पे राइटर के कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग परमानेंट कमीशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि परमानेंट कमीशन क्या है, कॉम्बैट रोल्स क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या था, जो कि पहले हम कहीं ना कहीं यूज किया जाता था अकॉर्डिंगली, ताकि ऑप्ट आउट करने के लिए अब हम मूव कर गए हैं परमानेंट कमीशन की तरफ। आई होप आपको ये पहला एडिटोरियल अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों जो हमारा दूसरा एडिटोरियल है वो है क्वासी जुडिशियल बॉडी से संबंधित, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो क्वासी जुडिशियल बॉडी आखिर होती क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि एक तो होते हैं जैसे हमारे कोर्ट, जिनको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है ना। अभी जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है ना, ये भी इनके जैसी ही होती हैं। इनकी जो पावर्स कह लीजिए, इनकी जो प्रोसीजर्स कह लीजिए, वो काफी हद तक इनके साथ रिजेंबल करते हैं, पर वो दरअसल में कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होते, इनसे थोड़ा फर्क होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप जैसे देखते हो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है ना, क्या ये कोर्ट है? नहीं, पर इसके जो पावर्स हैं, इसके जो प्रोसीजर्स हैं, वो इसकी तरह रिसेंबल जरूर करते हैं ना कोर्ट ऑफ लॉ की तरह, राइट। उसी तरह से आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख लीजिए, यहाँ पर भी इसके पास कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं कि एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करे, ठीक है ना। तो उनके कुछ डिसीजंस हो सकते हैं जो कि बाइंडिंग हो सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। चाहे सीआईसी हो गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी कुछ इस तरह से काम से कर सकते हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ की तरह से हो, ठीक है ना, कि वो अपनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कुछ ऐसी ना डिसीजंस दे सकते हैं, पर इनको कोर्ट ऑफ लॉ मत मानना, ठीक है। उनका काम जरूर उनके जैसा ही है कुछ बार, पर वो कोर्ट की तरह नहीं है, वो कोर्ट नहीं है, ठीक है। कोर्ट की तरह जरूर है काम, पर कोर्ट नहीं है। आपने एनजीटी के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बहुत बार डिसीजन देखे होंगे कि एनजीटी ने ये चीज क्लोज करवा दिया, इस एनजीटी ने ये पर्टिकुलर काम कर दिया, यहाँ पे इस फैक्ट्री को बंद करवा दिया, या ये सारे इश्यूज, ये काम तो कोर्ट के होते हैं ना। पर ये सारी चीजें क्या है, ये कोर्ट की तरह काम जरूर है पर कोर्ट नहीं है। इनको क्या बोल देते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी। उसके तरह ही लोक अदालत हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको एग्जांपल्स देख लिया हमने क्वासी जुडिशियल बॉडीज के कॉरस्पॉन्डिंग। अब इनकी अगर थोड़ी फंक्शनिंग समझते हैं कि ये काम क्या करते हैं। देखो एक ना ये ना जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स को सुपरवाइज या ओवरसी करते हैं। जैसे आप लोगों ने कुछ फंक्शन देखे होते, जैसे सेबी सुना है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, एक तरह की क्वासी जुडिशियल बॉडी ही है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी एक तरह की क्वासी जुडिशियल बॉडी ही है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर चीज को वो जनरली क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज को उसकी एक्सपर्टीज के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ अपने प्रोनाउंसमेंट्स दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ ये कोर्ट का बर्डन कम करते हैं। देखो जैसे एनजीटी का मैंने एग्जांपल दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अदरवाइज होता क्या है, हर पर्टिकुलर केस कहाँ जाता है, हर पर्टिकुलर केस आपका जाएगा कोर्ट्स के अंदर। तो कोर्ट्स का बर्डन कम करने में भी ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पर एक इशू पता क्या है, एक इशू ये भी है कि इसका जो अवार्ड है वो चैलेंज किया जाता है कोर्ट के अंदर। मान लो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगर अपना कोई डिसीजन दे दिया
और आपको वो डिसीजन पसंद नहीं है, तो आप आगे जा सकते हो, ठीक है ना, आप आगे कोर्ट्स में अंदर अपनी अपील कर सकते हो। हर केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, कुछ केसेस में ऐसा होता है, तो इसलिए लिखा गया है कि दे मे बी, ठीक है, मे बी लीगली इन्फोर्सेबल, ठीक है। इनके रूल्स वगैरह प्री डिटरमिन होते हैं कि अच्छा सेबी है तो सेबी इस तरह से काम करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो इस तरह से काम करेगा, लोक अदालत है तो इस तरह से काम करेगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इस पर्टिकुलर वे में काम करेगा। तो इनके जो रूल्स होते हैं वो एक तरह से पहले ही डिटरमिन कर लिए जाते हैं। पर यहाँ पे मेजर इशू जो राइटर रेस कर रहे हैं वो है इनके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कि क्या प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं। देखो प्रॉब्लम्स काफी हद तक क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल काम का ओवरलोड, ठीक है, वर्क ओवरलोड अगर बढ़ गया, बहुत सारे, जैसे मान लो ना सेबी की मैंने एग्जांपल दे रहा था, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एग्जांपल दे रहा था, ये है जरूर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पर इनके कुछ और भी तो काम है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके कुछ और भी काम है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वर्क का ओवरलोड हो जाता है, उनके ऑलरेडी कुछ काम भी है, उसके अलावा कुछ और काम भी एडिशनल काम आ गया, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सारे जो काम होते हैं इनके साथ साथ ये काम करना जो कि लॉ ऑफ कोर्ट की तरह हो, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ काम हो, तो काफी ओवरलोड आ जाता है वर्क का। अब काम का ज्यादा ओवरलोड आ गया तो क्या काम ढंग से होगा? शायद नहीं होगा। ऊपर से अंडरस्टाफ्ड है, प्रॉपर जितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए लोगों की वो नहीं है, ठीक है ना, वैकेंसीज अक्सर रहती है यहाँ पे, ये मेजर इशू हमें देखने को मिला है। दूसरा साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज नहीं किया जाता। जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो गया जैसे कंप्यूटर्स, वीडियो रिकॉर्डर या फिर और भी सारी चीजें, वो आज भी फिजिकली ही इनके द्वारा करी जाती है। अगर किसी को मान लो ना नोटिस भी भेजना है तो फिजिकली सारी चीजें करी जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हम उसका यूज नहीं करते। यहाँ पे राइटर 3 एग्जांपल्स देते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 3 ऐसी स्टेट्स हैं जो काफी हद तक इस टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। बाकी इनके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं वो बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के यूज के अंदर। उसके साथ ही साथ देखो कई बार ना होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स हैं, वो इसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जब ये एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह एक्ट करेगी, हो सकता है इनको प्रॉपर लॉज की, प्रॉपर प्रोसीजर की जानकारी अच्छे से ना हो, क्योंकि देखो इनकी एक्सपर्टीज किसके अंदर है, एक्सपर्टीज है मैटर के अंदर, ठीक है ना, इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स के अंदर। ये लॉ प्रोसीजर के रिगार्डिंग शायद उनको इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो, ये किसी और बॉडी का भी आप एग्जांपल सोच सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब हमने सोचा क्या था, ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या करेंगी, ये काम को जल्दी से करेंगी, पर यहाँ पर भी ना हमें बहुत सारा डिलेज देखने को मिलते हैं, एंड उसकी वजह से स्पीडी जस्टिस हमारे सिटीजन्स को नहीं मिलता, और हमारे सिटीजन्स की एक तरह से कह लीजिए हरासमेंट होती है। बाकी देखो इन पर्टिकुलर जो एजेंसीज हैं इनको भी ढंग से सुपरविजन नहीं किया जाता, तो वो भी एक इशू बन जाता है। तो राइटर ना कुछ यहाँ पे बात करते हैं कि नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा, ये जो सारे इश्यूज हैं, चाहे वैकेंसीज का देख लो, ओवरबर्डनिंग का देख लो, इनको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है, इनको जो प्रोसीजर्स की समझ नहीं है उसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। वो क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट भी इनके अंदर आगे आए, ठीक है ना, अपनी देखे कि इनकी फंक्शनिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही साथ हमारे पास होने चाहिए क्या, स्टाफ स्ट्रेंथ, कितनी स्टाफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, प्रॉपर जो अगर वैकेंसीज हैं तो उनको भरा जाए, ठीक है ना, जो ओवरलोड है उसको हम कम करें, ठीक है। तो लेजिस्लेचर वगैरह इसमें डिस्कशन कर सकता है, एक प्रॉपर डेटाबेस बनाया जा सकता है। इसके साथ ही जो हमने एग्जांपल देखे ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो अच्छा काम कर रही हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या डिजिटल डेटा को यूज करने के अंदर, तो ये बाकी जगह भी यूज हो, ठीक है, हर पर्टिकुलर बॉडी के अंदर हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस हम उसमें कम कर सकते हैं, राइट। इसके साथ ही साथ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग होगी तो क्या होगा, हम उनको चेक कर पाएंगे। इसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो, कि कोई कोई पर्सन किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, तो इंस्पेक्शन वगैरह करी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग हो गया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया, आपस में कोऑर्डिनेशन करें, ये सारी बातें यहाँ पे राइटर कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पता पॉइंट क्या बताया है, वो है स्टेट्स के बीच में एक तरह का कॉम्पिटिशन। आप जानते हो हम बात करते रहते हैं ना कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की, कि स्टेट्स आपस में क्या करें, एक तरह से compete करें, और कंपटीशन कैसा, ये कंपटीशन है हेल्दी कंपटीशन। तो एक तरह से राइटर बात कर रहे हैं कि एक बनाया जाए स्टेट इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का कितना स्टेट वाइज कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उसके बेस पे स्टेट्स आपस में compete करेंगी, एंड एक तरह से दूसरे से बेहतर करने के लिए वो मोटिवेट रहेंगी। कुछ साथ ही साथ गाइडलाइंस बनाई जाए कैसे काम किया जाएगा, जो रूल्स हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, एंड लास्टली जो लॉ कमीशन है उसके द्वारा कुछ गाइडलाइंस दे गई हैं कि क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं इनके द्वारा। हर पर्टिकुलर बॉडी के लिए ना कुछ अलग अलग प्रोसीजर बताने की यहाँ पे बात करी गई है। अगर वो सारे प्रोसीजर्स हम अडॉप्ट करेंगे तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज के रिगार्डिंग जो इश्यूज थे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग को काफी हद तक हम इंप्रूव किया जा सकता है।
ठीक है, तो एक छोटा सा ही आर्टिकल था कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती क्या है और इनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ये हमें समझना था और वही हमने अच्छे से समझ भी लिया। इवन देखो 4-5 साल पहले की बात है, एक यूपीएससी मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट इज अ जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, तो हमें इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी ताकि समझ पाए कि मेंस के अंदर आंसर आएगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। दोस्तों हमारा जो तीसरा एडिटोरियल है वो है फायर प्रूफिंग इंडिया फ्रॉम ग्लोबल टर्बुलेंस से संबंधित, और इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 2 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर ना राइटर दो वर्ड्स की बात कर रहे हैं। ये दो वर्ड्स क्या हैं? एक वर्ड है फायर फाइटिंग, एक है फायर प्रूफिंग। इन दोनों वर्ड्स को एक बार समझ लो तो काफी आसानी हो जाएगी। देखो फायर फाइटिंग का मीनिंग समझते हैं। फायर फाइटिंग पता क्या होती है? मान लीजिए आपने ना कोई प्लान वगैरह नहीं बनाया कभी, ठीक है, फिर एक सिचुएशन आ गई, एक अचानक से सिचुएशन आ गई, अब आप जल्दबाजी में इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि मैं इससे कैसे डील करूं। होता है ना कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक घर है, ठीक है ना, घर में कोई आज तक ना प्लानिंग नहीं करी गई कि आग लग गई तो क्या होगा। अब होता क्या है, कल को मान लो आग लग गई, फिर आप जो भी ढूंढ पा रहे हो आसपास, कहीं पानी मिला फटाफट वो डाल दिया, वो सारी चीजें कर दी। इसको क्या बोल देंगे? फायर फाइटिंग। कि आग लग चुकी है, अब आप उससे किस तरह से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, कोई प्लान वगैरह पहले आपके पास था ही नहीं। दूसरा वर्ड क्या होता है? फायर प्रूफिंग। आपने जो घर बनाया या जो चीजें करी वो इस हिसाब से करी कि कल को अगर आग लगेगी तो उसके लिए प्रॉपर मेजर्स हों, एक तरह का प्रॉपर प्लान था आपके पास। यहाँ पे आग लगे ही ना या आग रुक जाए, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग एक तरह की प्रॉपर प्लानिंग को बोल देते हैं हम क्या? फायर प्रूफिंग। तो यहाँ पर समझ रहे हो, यहाँ पर आपका, आप एक तरह से रिएक्ट कर रहे हो, कोई सिचुएशन हो जाती है उसके रिगार्डिंग आप रिएक्ट करते हो। फायर प्रूफिंग में क्या है? आप एक तरह की प्रोएक्टिव अप्रोच है, आप पहले से चीजें समझ के चल रहे हो कि अच्छा ये चीज हो सकती है तो कैसे हम मैनेज करेंगे। अब इंडिया ना, आज का जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है वहां पर इंडिया को क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बात राइटर ये कर रहे हैं कि इंडिया की ज्यादातर अप्रोच क्या रही है हमारी? फायर फाइटिंग की। कोई चीज हो जाती है फिर हम रिएक्ट करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग। पर नहीं, ये चीज से हमें थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। हमारे पास एक थोड़ा सी प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए कि अच्छा दुनिया में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो हम अपने आप को कैसे बेटर प्रिपेयर्ड रखें इस चीज से साथ टैकल करने के लिए। ऐसा ना हो कोई चीज हो रही है फिर हम उसको टैकल करने की बात कर रहे हैं, नहीं। हमें जैसे फॉर एग्जांपल ना आप देखते हो कि इंडिया में सोसाइटल फॉल्ट लाइंस हैं, ठीक है ना, आपस में लोगों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते रहते हैं, इकोनॉमी को काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, फिर हम उनको लड़ने की बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक तरह से प्रॉपर एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, हमें एक प्रॉपर प्लान के साथ वर्क करना चाहिए। इंडिया का देखो विजन आप जानते हो, आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है, आने वाले कुछ सालों के अंदर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, एंड आने वाले कुछ डिकेड्स के अंदर हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेंगे। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो कि अब अगर अभी भी हम अपनी फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन में चलते रहे, क्या हम उस डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे? आंसर है नो। रीजन पता क्या है? देखो इंडिया भी अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड का पार्ट हो चुका है। 1991 से पहले आप कह सकते हो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन काफी कम थी, तो अगर ना दुनिया में कोई चीज होती भी थी तो इंडिया पे उतना इम्पैक्ट नहीं आता था। पर अब चाहे वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया, ये जहां पर भी आप कोई ना कोई इवेंट देखते हो ना, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर आएगा ही आएगा। तो हम ये सारी चीजों से ना बच नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं कि कल को ये सिचुएशन होती भी है, हमने अपनी तैयारी कर रखी है। अब देखो ये आज के टाइम पे आप नोटिस कर रहे हो, जैसे चाइना हो गया, चाइना भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है। बाकी दुनिया में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एक्सट्रीमिज्म होता है, अतिवाद हो गया, उग्रवाद हो गया, ठीक है ना, अनरीजनेबल जिसको कई एक्सपेक्टेशन होती हैं, हाइपर नेशनलिज्म, अपनी कंट्री के रिगार्डिंग जरूरत से भी ज्यादा नेशनलिज्म जिसको एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है ना, दुनिया में जो है एक तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीर बहुत अमीर, गरीब बहुत गरीब गरीब, ठीक है ना, माइग्रेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये बहुत सारे नेगेटिव चीजें दुनिया में हमें देखने को मिल रही हैं। चाइना भी इतना पावरफुल हो रहा है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं इंडिया पर ही आ रहा है। तो इंडिया के पास ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए कि इंडिया कैसे इस चीज को मैनेज करने वाला है। इंडिया को देखो डेवलप्ड कंट्री भी बनना है 2047 तक, ठीक है ना, और साथ ही साथ जो इश्यूज आ रहे हैं जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया आज के टाइम पे, या चाइना की पावर बढ़ रही है, इसको हम कैसे कर पाए, ठीक है, इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर ही राइटर बात करते हैं फायर प्रूफिंग की। फायर प्रूफिंग क्या होती है? वही एक स्ट्रेटेजी जिसमें हम ना प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से सारी चीजें करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना एक दरअसल में एक डाइम करके पैराडाइम होता है जिसमें हम देखते हैं डिप्लोमेसी को, इकोनॉमी को, मिलिट्री को, इन्फॉर्मेशन को, ये सारी चीजें तो होती होती हैं। यहाँ पे राइटर ने बोला है नहीं डाइम नहीं, हम डाइम्स करेंगे। एस में क्या आ जाएगा? एस में हम सोसाइटी को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ये सारी चीजें अगर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, कि इंडिया किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है इस इन पर्टिकुलर चॉइसेस के हिसाब से, तो डेफिनेटली हम ये फायर प्रूफिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। अभी तक जो हम फायर
फाइटिंग कर रहे थे। यहाँ पर देखो राइटर ने बात करी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। इंडिया ने देखो अपनी मनमर्जी नहीं बोलूंगा, इंडिया ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमेशा डिसीजन लिए हैं, ठीक है ना। अगर हमें लगता है कि हाँ कोई चीज हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है तो हमने वही चीज करी है। चाहे भले ही यूएस बोल लीजिए या यूरोप बोल लीजिए, जिसने भी बोला हो कि नहीं इंडिया को रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, बट नहीं, इंडिया को अगर लगता है कि हमारे सिटीजन्स के लिए ये रशियन ऑयल बेटर है, ठीक है ना, वो इनकी डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बेटर है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, तो इंडिया ने हमेशा वही चीज करी है। पर राइटर बात कर रहे हैं कि हाँ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी चलो अच्छी चीज है, बट आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि जैसे चाइना का जो राइस हो रहा है इसके रिगार्डिंग हो गया, कुछ हमें हार्ड चॉइसेस मेक करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कुछ अलायंसेस के अंदर भी हम जाएं, ठीक है ना, कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर भी जाएं। तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एक अच्छी चीज है, बट कहीं ना कहीं हमें और अलायंसेस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने की भी जरूरत है। उसके साथ ही व्हेन इट टर्न्स टू इकोनॉमी, तो देखिए इंडिया ने अच्छा काम किया है, चाहे कोविड-19 हो, तो कोविड-19 के बाद भी हमने लोगों को थोड़ा ठीक करने कॉरस्पॉन्डिंग उनको खाना खिलाया, ठीक है ना, उनके खातों में पैसा पहुंचाया, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की काफी कोशिश करी है। पर अभी भी हमें क्या काम करने की जरूरत है, जैसे एजुकेशन के टर्म्स में हो गया, जॉब्स क्रिएशन के टर्म्स में हो गया, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, पॉवर्टी कम करने कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे, तो अगर दुनिया में मान लीजिए कुछ इवेंट हो भी गया, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो गया, अगर इंडिया का यूथ पढ़ा लिखा है, उनके पास अच्छी हेल्थ है, अच्छी जॉब्स है, तो हम ज्यादातर इनसे इंसुलेटेड रहेंगे। बाहर कुछ भी नेगेटिव हो रहा हो, इंडिया तब भी डेवलप करेगा। ये डायरेक्शन में हमें मूव करने की जरूरत है, ठीक है। उसके साथ ही देखो हमारी जो मिलिट्री हो गया, वहां पर भी हमें प्रॉपर चीजें करने की जरूरत है, ताकि इंटरनल थ्रेट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल थ्रेट्स। इंटरनली भी बहुत सारे देखो इश्यूज चल रहे हैं इंडिया के अंदर भी। अब तो देखो थोड़ा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कम हो गया, पर इंडिया में जो सोसाइटी के अंदर कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे झगड़े होते हैं, या फिर ना कोई भी कास्ट के बेसिस पे वायलेंस होता है, ये सारी चीजें भी हमें कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है कि किस तरह से इसको टैकल करें। जरूरी नहीं है कि पहले मुद्दा हो जाएगा फिर हम रिएक्ट करेंगे, नहीं, एक प्रोएक्टिव नेचर चाहिए, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम पहले से चीजें प्रिपेयर करके रखें, हमारे पास प्रॉपर प्लान हो इनके साथ डील करने के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर हमें स्ट्रेटेजीज लगानी चाहिए ताकि सिक्योरिटी हमारी सही डायरेक्शन में रहे। ऐसा मानना है यहाँ पर राइटर का, ठीक है। साथ ही साथ जो टाइम्स का अगला कंपोनेंट था जो सोसाइटी के कॉरस्पॉन्डिंग था, उसकी यहाँ पे राइटर ने बात करी है कि साथ में कैसे मिलकर रहें, कंट्री को कैसे सभी लोग हों, कोई भी धर्म हो, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन हो, ठीक है ना, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी तरह की डाइवर्सिटी हो, वो इंडिया की स्ट्रेंथ बनी चाहिए। जैसे मैं हर बार आपको बताता भी हूँ कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की क्या है, इंडिया की वीकनेस नहीं है, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इसी तरह से हमें सोसाइटी के अंदर भी ये सारी चीजें लेकर आनी पड़ेंगी। ये जो सोशल मीडिया को नेगेटिव यूज हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग हमारे पास प्रॉपर प्लान्स होने चाहिए। तो एक रिएक्टिव अप्रोच से हमें दूर जाना चाहिए, ठीक है ना, हमें प्रोएक्टिव सिचुएशन की तरफ मूव करना चाहिए, जहां से हमें पहले ही हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को एंटिसिपेट कर पाए कि क्या होने वाला है, उसके बेस पे अपने डिसीजंस को ले पाए, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कहीं ना कहीं, जो दर्शाता है कि फ्यूचर में इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हमारे तीनों के तीनों एडिटोरियल्स, ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग जो परमानेंट कमीशन था, उसके साथ ही साथ हमने डिस्कशन की रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एंड थर्डली हमने डिस्कशन किया रिगार्डिंग जो फायर प्रूफिंग इंडिया फ्रॉम ग्लोबल इश्यूज, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों के तीनों एडिटोरियल अच्छे समझ आए होंगे। मैं फिर से रीआइटरेट कर दूं कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल था इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव। एडिटोरियल्स में ना, या जो मैंने एडिटोरियल्स देखे वहां पे थोड़ा एक ही साइड की जनरली बात करी थी, या फिर डेटा प्रोटेक्शन बिल के फीचर्स की ज्यादा बात नहीं थी। तो इस वजह से आई डिसाइडेड कि अलग से एक वीडियो बन जाएगा 15-20 मिनट का, तो वो एक सेपरेट वीडियो की तरह मैं इंस्टॉल डाल दूंगा, ताकि आपको वो टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई होप आज के तीनों के तीनों एडिटोरियल आपको अच्छे समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।